हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट में हमने पैराबोलिक नेचर के ग्राफ को एक स्टार्ट कर दिया था। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए थे। फिर उसके बाद हमने पैराबोलिक नेचर के लिए थोड़ा सा मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी आपको एक वापस से ओवरव्यू दे दिया था, जिसमें मैंने बता दिया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जितने भी ग्राफ आएंगे वो सब पैराबोलिक नेचर के आएंगे। ठीक है, तो अभी हम पैराबोलिक नेचर के ग्राफ को और थोड़ा डेप्थ तक समझते हैं। तो देखिए, अगर आपसे बात करें पैराबोलिक नेचर की ग्राफ, यानी पैराबोलिक ग्राफ की बात करें आपसे, तो देखिए पैराबोलिक ग्राफ कैसे होते हैं। भाई मैंने आपको बता दिया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बना रहे हैं आप, मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी y = ax² + bx + c, ये बना लिया आपने। ठीक है ना। तो इसका जो सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन है, ये कौन सी इक्वेशन? सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन। और सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन के ग्राफ हमेशा कैसे बनेंगे? वो ग्राफ बनेंगे हमेशा आपके पैराबोलिक नेचर के। ठीक है, पहली चीज, अगर मान बोल देते हैं इफ c = 0 देन y कितना आएगा? ax² + bx, इस तरीके से आएगा। ठीक है ना। इफ c = 0 देन y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ax² + bx। और c आप जानते हैं वो क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है ना। a b भी क्या है? कांस्टेंट है। लेकिन c में x की पावर कितनी है? 0 है हमारे पास। ठीक है, तो y कितना आ गया? ax² + bx। इफ, अब मैं बोल देता हूँ यहाँ पे, मान लो इफ y = 0 देन ax² + bx = 0। जरा इसको सॉल्व करके देखें दिमाग लगा के यहीं पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? देखो, अगर मैं x कॉमन निकाल लूँ तो ax + b आ जाएगा मेरे पास। मतलब एक बार तो x की वैल्यू 0 होगी और दूसरी बार x की वैल्यू कितनी होगी? -b, a होगी कि नहीं होगी? मतलब y की 0 वैल्यू के लिए x की वैल्यू एक बार तो 0 आ सकती है और दूसरी बार कितनी आएगी? -b, a आएगी कि नहीं आएगी? तो आप इस चीज़ से समझ सकते हैं कि ये ग्राफ अगर देखा जाए तो कहाँ कहाँ से पास होगा, वो हमें साफ दिखा रहा है कि एक बार तो इसके कोऑर्डिनेट 0, 0 बन जाएंगे, लेकिन दूसरी बार इसके कोऑर्डिनेट बनेंगे -b, a 0। ये ग्राफ इस तरीके से पास होगा हमारे पास। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से आप किस तरीके से इक्वेशन चल रही है। क्लियर है? तो आपको इतना समझ में आ जाता है कि हाँ भाई ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए, इक्वेशन क्या आ गई? ये आ गई हमारे पास y = ax² + bx। इसके बिहाफ पे हमने काम कर दिया। और y की वैल्यू 0 कब होगी? जब हमारे पास ये कोऑर्डिनेट्स भी बन गए। ठीक है, तो अब हमारे पास इसी चीज़ के हिसाब से काम करना चालू करते हैं। तो अगर मान लो मैं इसका ग्राफ बनाऊँ, अगर मैं इसी इक्वेशन का ग्राफ बनाऊँ तो आप देखें यहीं पे। ठीक है, आप देखो x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? इस वाली के लिए ग्राफ प्लॉट हो रहा है। तो x की वैल्यू जब 0 पुट करूँगा, 0 तो y की वैल्यू भी कितनी आएगी? 0। तो आप देखो जब y = 0 होता है तब x भी = 0 आ रहा है। मतलब एक बार तो यहाँ से पास हो गए। एक मैंने आपको एक पॉइंट और बोला था, याद कीजिए, मैंने बोला था कि जिसकी पावर 1 होती है, जिसकी पावर 1 होती है, ग्राफ उसी के अबाउट सिमेट्री में होता है। क्या बोला था? जिसकी पावर 1 होती है, ग्राफ उसी के अबाउट सिमेट्री में होता है। तो आपको इस बात से यहाँ से दिमाग में आ जाना चाहिए कि भैया ग्राफ किसके अबाउट सिमेट्री में होगा? यहीं पे। अगर मैं इस इक्वेशन को देखूँ तो ग्राफ y के अबाउट सिमेट्री में होगा। ग्राफ किसके अबाउट सिमेट्री में होगा? y के अबाउट सिमेट्री में होगा। तो आपको यहीं से क्लियर हो जाना चाहिए कि किसके अबाउट सिमेट्री में है? y के अबाउट सिमेट्री में है। तो एक बार तो यही ग्राफ यहाँ से पास होगा और एक बार यही ग्राफ किससे पास होगा? -b, a से, क्योंकि -b, a पर भी कितना हो जाएगा? इसका 0 हो जाएगा। तो आप देखें, अगर मैं बोलूँ कि -b, a यहाँ आता है, -b, a यहाँ पे आता है, तो ये कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? -b, a 0 और ये कितना हो जाएगा? 0, 0। तो ये ग्राफ कैसे पास होएगा? ये ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा हमारे पास, ये बन गया। आप देखो इस तरीके से कोऑर्डिनेट पास होंगे आपके लिए, यहाँ पे कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा हमारे पास। क्लियर है? इसको मैं अभी और क्लियर करूँगा आपके लिए। तो बस आपको इतना दिमाग में हो जाना चाहिए कि हाँ भाई किस तरीके से हमारे पास ग्राफ बनते हैं। अब थोड़ा सा इससे हम आगे चलते हैं ताकि आपको बहुत जल्दी जल्दी समझ में आ सके। ये तो मैंने एक जनरलाइज वे में बताया है इसको। ठीक है ना। आप फटाफट से इसके आगे समझते हैं, जरा उस पर ध्यान दीजिएगा। नोट कर लिया इसको आपने? नोट कर लीजिए एक बार फटाफट से। अब देखिए एक बार आगे बढ़ते हैं फटाफट से। मुझे पता है ये ग्राफ आपके थोड़ा कम समझ में आया होगा, लेकिन अब फटाफट समझ में आने लग जाएगा।
मान लीजिए मैंने बोला कि b की वैल्यू भी 0 कर दी, हमने जो इक्वेशन लिखी थी ना y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मैंने बोला यहाँ पे c भी 0 है और b भी 0 है, तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन गई, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर बन गई। अब मैं सारा काम इसी से कर रहा हूँ, क्योंकि मोस्टली जो हमें इक्वेशन देखने को मिलती है ना, चाहे वो पूरी फिजिक्स के अंदर इक्वेशन की बात करें तो आपको मोस्टली इक्वेशन यही देखने को मिलेगी, या फिर इक्वेशन देखने को मिलेगी ऐसे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x या वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4x या एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay या एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ay। ऐसी 4 इक्वेशन देखने को मिलेंगी और हमें इन 4 इक्वेशन पे ही काम करना है। अब जरा फटाफट से दिमाग लगाते हैं। आप देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा, अगर मैं लिखता हूँ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, भाई ज़्यादा कंपेयर करने वाली बात नहीं है, यही इक्वेशनें बनी हुई है सारी की सारी। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का ग्राफ कैसा बनेगा, आप देखिए यहीं पे, जिसकी पावर 1 होती है, पावर किसकी 1 है, x की 1 है, जिसकी पावर 1 होती है उसी के अबाउट सिमेट्री होती है। तो आप देखें इसका ग्राफ कैसा बन जाएगा, ये रहा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। ठीक है, आप देखें यहाँ पर a क्या है, पॉजिटिव है। अब जरा बात करें वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4x, अब जरा बात करें इस पर, जिसकी पावर 1 होती है, पावर किसकी 1 है, इसकी 1 है, तो इसी के अबाउट सिमेट्री होगी। लेकिन यहाँ पे जो a है वो हमारे पास किस में आ रहा है, आप देखो माइनस में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मतलब ये वाला ग्राफ ऐसा बन जाएगा। ठीक, तो ये किसका बन गया, ये y और ये x, तो x के अबाउट सिमेट्री आ गई हमारे पास। ठीक है ना, ये किस में आ रहा है, माइनस एक्स एक्सिस में सिमेट्री आ रही है, यहाँ पे किस में आ रहा है, प्लस एक्स एक्सिस में सिमेट्री आ रही है। तो इफ़ a ग्रेटर देन 0 तो यहाँ पे इस तरीके से ग्राफ बनेगा, इफ़ a लेस देन 0 तो ग्राफ यहाँ बनेगा। सेम यही चीज़ है, सिचुएशन हम कर देते हैं। मान लीजिए अगर मैं बोल देता हूँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay और एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ay, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay अगर हम बात करें जिसकी पावर 1 होती है, तो पावर किसकी 1 है, y की 1 है, तो इसी के अबाउट सिमेट्री आ गई। लो सा, जिसकी पावर 1 होती है उसके अबाउट सिमेट्री आ गई। तो ये किसका आ गया, ओपन अप हो गया, मतलब a ग्रेटर देन 0 है। ठीक है ना, अब बात करें एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ay, ये लो सा, ये क्या आ गया, a लेस देन 0 और ये क्या आ गया x और ये क्या आ गया y। वही चीज़ है, माइनस तो माइनस y के अबाउट सिमेट्री, प्लस तो प्लस y के अबाउट सिमेट्री। बस हमें तो ध्यान रखना है जिसकी पावर 1 उसके अबाउट सिमेट्री। a पॉजिटिव, अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ इफ a पॉजिटिव देन ओपन अप, और इफ a नेगेटिव देन ओपन डाउन। अकॉर्डिंग टू सिमेट्री कर देते हैं यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू सिमेट्री, भाई जिसके अबाउट सिमेट्री उसके अकॉर्डिंग होगा। भाई पहले अगर मैं y के अबाउट सिमेट्री है तो देखो ओपन अप हो गया, अगर पॉजिटिव a है तो, और नेगेटिव है तो ओपन डाउन हो गया कि नहीं हो गया। अगर x एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है तो ये देखो ओपन अप हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, ओपन डाउन, इसी को डाउन बोला जाएगा, फिर माइनस एक्स को हम क्या बोलेंगे, डाउन बोलेंगे। ठीक है ना, तो इस तरीके से पैराबोलिक नेचर के ग्राफ आपके बनते हैं। अब हम इसके थोड़े से एग्जाम्पल करेंगे ताकि आपको और बहुत सी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। ठीक है, इसको पहले नोट कर लीजिए, बस आपको ये ध्यान होना चाहिए, बस इतना ध्यान है सफिशिएंट है हमारे लिए, ज़्यादा हेडेक पालने की जरूरत नहीं है, जितना हमारा नेचर का था अपना उनने बता दिया। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके आगे चलते हैं, ध्यान से देखें, यहीं पे पैराबोलिक नेचर में ही थोड़ा सा आगे चलते हैं। हम एक दो एग्जाम्पल भी यहाँ पे कंसीडर करते हैं ताकि आपको फटाफट से इसके बारे में समझ आ जाए कि हाँ भाई ओपन अप ओपन डाउन का क्या सिचुएशन है या किस तरीके से हमारे पास ग्राफ चलता है। तो ज़रा इस पर दिमाग लगाएं आप फटाफट से। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर मान लीजिए मैंने ऐसे बोला, आपको एक क्वेश्चन दिया, मैंने बोला v इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी, ऐसा दे दिया मैंने आपको, v इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी, मतलब ग्राफ किस किस के बीच में प्लॉट होना है, ये मान लो v है और ये t है। थोड़ी देर के लिए भूल जाओ v इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी है, तो इस माइनस टी को भूल जाओ, तो आप तो v इक्वल टू क्या देखोगे, टी स्क्वायर। जैसे आप इस t को भूले, माइनस टी को भूल गए, तो v इक्वल टू क्या देखोगे, टी स्क्वायर देखोगे।
जैसे ही v इक्वल टू टी स्क्वायर दिया, फटाफट हमारे दिमाग में आया कि जिसकी पावर 1 उसके अबाउट सिमेट्री। तो पावर 1 किसकी? v की, इसके अबाउट सिमेट्री। ये लो ग्राफ कैसा बनना चाहिए, इसके मतलब ऐसा बनना चाहिए। तो आपको क्या दिखा? सिर्फ v इक्वल टू टी स्क्वायर दिखा, सिर्फ v इक्वल टू टी स्क्वायर अज्यूम किया, माइनस टी को थोड़ी देर के लिए आपने छुपा दिया। तो v इक्वल टू टी स्क्वायर के बिहाफ पे आपने क्या कर लिया, देख लिया कि यहाँ पे हमारे पास क्या था, जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ठीक है ना, तो वैसे आ गया हमारे पास। अब ये वाली जो वैल्यू है वो क्या है, पॉजिटिव है कि नहीं, मतलब a इज पॉजिटिव, मतलब ग्राफ क्या होगा, ओपन अप होगा, है कि नहीं है? क्योंकि आप देखो v को हमने y एक्सिस पे प्लॉट करा है और t को हमने x एक्सिस पे प्लॉट करा है, तो इसी के बिहाफ पे देख लो। जब हमने देखा कि a पॉजिटिव है, इसका मतलब ग्राफ क्या होगा, ओपन अप, ओपन अप कर दिया साहब। इतना समझ में आ गया, ग्राफ ओपन अप होगा, लेकिन इसका ये सही आंसर नहीं है। अब सही आंसर को देखते हैं हम। देखें सही आंसर को कैसे निकाला जाएगा, हमें इतना पता लग गया बस कि ओपन अप होगा, ठीक है। अब ओपन अप होने के बाद इसको हमने हटा दिया, बस इतना पता लग गया। अब जरा दिमाग लगाओ, v इक्वल टू इसको t इंटू टी माइनस 1 लिख सकता हूँ मैं, लिख सकते हैं साहब। अब बात करें पुट v इक्वल टू 0, तो t माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, मतलब t की एक वैल्यू 0, t की एक वैल्यू 1 आएगी कि नहीं आएगी। मतलब आप देखो एक कोऑर्डिनेट तो बन गया 0,0 और एक कोऑर्डिनेट बन गया 1,0। अब आप यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करें सर, होगा तो क्या होगा, ओपन अप होगा, होता तो होगा तो क्या होगा, ओपन अप होगा। लेकिन एक बार क्या होगा, 0,0 पे होगा और एक बार कहाँ से पास होगा, जब 1,0 हो जाएगा। तो यही ग्राफ आपका कुछ इस तरीके का हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया, ये ओपन अप हो गया, ये आपके पास v आ गया और ये t आ गया। ओपन अप भी है और ऊपर की साइड है, ओपन अप है और v एक्सिस यही तो है, इसके एक्सिस के पैरेलल एक्सिस अगर यहाँ कोई ड्रॉ कर दी जाए तो आप देखो इसी के अबाउट तो सिमेट्री है। हुई कि नहीं हुई, बात क्लियर हो गई यहाँ तक, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में ये बदल के हम इसी क्वेश्चन को कैसा कर देते हैं, देखो आप इसी क्वेश्चन को मैं कर देता हूँ, मान लो यहाँ पे कर देता हूँ t माइनस का टी स्क्वायर, क्या कर दिया मैंने, t माइनस का टी स्क्वायर। अब फिर से आपके दिमाग में वही सारा, आप t को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, t को भूलते ही v इक्वल टू कितना आया, माइनस का टी स्क्वायर, t को भुला दिया आपने थोड़ी देर के लिए, तो v इक्वल टू कितना आया, माइनस का टी स्क्वायर। वही बात करें y इक्वल टू, या मैं बात कर लूँ यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ay, माइनस दिखा यहाँ पे भी दिखा, दिखा नहीं दिखा यहाँ पे। आप चाहो तो इसको ऐसे ले लो, ये ले लो, कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, आ रही कि नहीं है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी आ रही है। बात तो घूम फिर के वही है, मतलब पता लग गया साला ओपन डाउन है, पता लग गया ना फटाफट से, ओपन डाउन है। यहाँ से हमारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो गया कि ओपन डाउन है। अब जैसे ही ओपन डाउन का पता लगा भाई साहब, इसका मतलब ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके का नेचर का बनना चाहिए। हमें तो इतना पता लग गया कि जिसकी पावर 1 उसके अबाउट सिमेट्री, और माइनस और लगा हुआ है मतलब ओपन डाउन। ये लो साहब ओपन डाउन हो गया, ऐसे पता लग गया। अब थोड़ा सा फिर से खेल खेलते हैं, तो v इक्वल टू यहाँ पे देखो t, यहाँ पे माइनस का टी स्क्वायर, तो अगर मैं यहाँ से t कॉमन निकाल लेता हूँ तो यहाँ से कितना हो जाएगा, जब t कॉमन निकालूंगा तो यहाँ t1 माइनस टी लिखूंगा, लिखूंगा नहीं लिखूंगा। अब t1 माइनस का t लिख दिया मैंने यहाँ पे, जैसे t1 माइनस का t लिखा तो मैं क्या कर दूंगा, पुट v इक्वल टू 0, तो एक बार तो t की वैल्यू कितनी आएगी 0, और एक बार t की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, यहाँ से देखो फिर से t की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस टी इक्वल टू 0, मतलब माइनस टी इक्वल टू -1, मतलब t इक्वल टू 1, मतलब ग्राफ कैसा आएगा, ओपन डाउन। लेकिन ओपन डाउन में भी ग्राफ कैसा आएगा, कुछ इस तरीके का नेचर का आएगा कि नहीं आएगा। एक तो 0,0 कोऑर्डिनेट बन गए, ये देखो ना यहाँ से कोऑर्डिनेट कितने बन गए 0,0, और एक बार कोऑर्डिनेट कितने बन गए 1,0, तो यहाँ से यही चीज़ ओपन डाउन ऐसे हो गया, ये ले लो 1,0 हो गया कि नहीं हो गया, ये ओपन डाउन और ये t और ये v और ये वाला। क्लियर आया कि नहीं आया, ये ग्राफ इस तरीके से बन जाएगा। क्लियर बात समझ में आती है, यहाँ से हमारे सामने सारी इक्वेशंस क्लियर अप हो जाती है बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए यहीं पे अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ आपके सामने, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 4x,
ये ले लिया मैंने, और एक बार मैं यहीं पे y इक्वल टू माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 4x लेता हूँ। आप थोड़ी देर के लिए 4x को बुला दो। जैसे ही आप 4x को बुलाओगे तो आपको यहाँ पे प्लस नज़र आएगा, तो यहाँ पे भी तो प्लस नज़र आएगा। जैसे ही आपको यहाँ पे प्लस का 4x छुपाओगे तो आपको एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई भी तो नज़र आ सकता है। भाई इस माइनस को इधर भी तो भेज सकते हैं हम। अगर मैं इसको भूल जाऊँ थोड़ी देर के लिए प्लस का 4x को, तो आपके पास इधर की साइड भी तो गायब हो सकता है। भाई ये माइनस उठ के इधर चला जाएगा, मान लो ये होता ही नहीं, तो आप इसी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई भी तो लिख सकते थे, लिख सकते थे। जैसे ये आती है हमारे दिमाग में तो आ जाता है हाँ भैया एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ay। भाई साहब माइनस आ गया, मतलब ग्राफ कहाँ चलेगा, ओपन डाउन चलेगा। यहाँ से हमारे सामने फटाफट क्लियर होने चालू हो जाता है कि इसका मतलब ये वाला ग्राफ कैसा चलेगा, ये वाला ग्राफ चलेगा ओपन डाउन, और ये वाला ग्राफ कैसा चलेगा, ओपन अप, क्योंकि यहाँ पे तो पॉजिटिव है सारा का। अब ओपन अप और ओपन डाउन पता लग गया, कुछ मत करो, बस सीधे सीधे क्या कर दो, पुट y इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 0, मतलब x प्लस 4 इक्वल टू 0, मतलब एक बार तो x इक्वल टू 0 पे और एक बार x इक्वल टू -4 पे। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, एक बार तो 0,0 कोऑर्डिनेट आ गया, एक बार -4,0 आ गया। तो इसका ग्राफ बनाना है तो फटाफट से कैसे बना दूंगा, ये तो बन गया 0,0 और ये क्या बन गया माइनस का 4,0। अब ये क्या ओपन अप होगा, ये लो आया कि नहीं आया, बन गया ओपन अप हमारे पास। ये हो गया y, ये हो गया x, ठीक है। अब इसकी बात करें, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुट y इक्वल टू 0, तो यहाँ कितना हो गया माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 0। यहाँ से अगर मैं बात करूँ x कॉमन निकाल लिया तो यहाँ कितना बच गया माइनस का x प्लस का 4 इक्वल टू 0 बच गया। तो एक बार तो x की वैल्यू 0 और एक बार x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 4 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी नहीं आ जाएगी। आप देखो ना माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा वहाँ से। तो हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 4, अगर मैं बोलूँ कि माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0, तो माइनस एक्स इक्वल टू -4, माइनस से माइनस, तो फिर एक्स की वैल्यू कितनी 4 आ गई कि नहीं आ गई हमारे पास। यहाँ पे क्या हुआ था, एक्स की वैल्यू -4 आई थी, जरा उस पर दिमाग लगाएं। अब हमारे पास आ गया, क्या पता लगा, ओपन डाउन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है साहब, ये लो ओपन डाउन पता लग गया। किसके अबाउट सिमेट्री होनी है, y के अबाउट सिमेट्री होनी है, क्योंकि जिसकी पावर 1 होती है उसके अबाउट ही सिमेट्री होती है साहब। ये आ गया, तो ये आ गया एक कोऑर्डिनेट, क्या एक कोऑर्डिनेट तो क्या बन गया 0,0 और एक कोऑर्डिनेट क्या बन गई 4,0, तो ये आ गया 0,0 और ये क्या आ गया हमारे पास 4,0। ये लो साहब, ये ओपन डाउन हो गया, ये ओपन अप हो गया कि नहीं हो गया हमारे पास। इस तरीके से फटाफट से नोट करें। एक लास्ट क्वेश्चन और कराऊंगा, उसके बाद आपके लिए जो भी जितने भी डाउट थे पैराबोलिक ग्राफ के सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। फटाफट से करें नोट इसको। ठीक है, अब देखिए एक और लास्ट, y इक्वल टू -2 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 16, सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन, कांस्टेंट, ठीक है, सब आ गया। अब जरा दिमाग लगाएंगे यहीं से, ठीक है ना। अगर मैं बोलूँ पुट y इक्वल टू 0, सबसे पहले तो देख लीजिए कि एक्स स्क्वायर अगर यहाँ पे पॉजिटिव आ चुका है, इसका मतलब इधर भी पॉजिटिव है, मतलब क्या हो चुका है, ग्राफ ओपन अप होगा। बिल्कुल क्लियर बात है साहब, ओपन अप हुआ, ठीक है। ओपन अप की बात आ गई, पुट y इक्वल टू 0, कोई बात नहीं, पुट y इक्वल टू 0 कर दिया हमने। जैसे पुट करा तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 2 × 16, मतलब x इक्वल टू कितना आ गया 32, वो भी किस में है अंडर रूट में, वो भी किस में प्लस माइनस में। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास प्लस माइनस अंडर रूट 32 आ गई कि नहीं आ गई, यहाँ से आ गया हमारे पास। अब एक बार करते हैं पुट, मान लो मैं कर लेता हूँ पुट x इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई -2 भी तो आ रही है मेरे पास, आ रहा है कि नहीं आ रहा। जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितनी -2, भाई इस इक्वेशन के अनुसार। तो अब देखें ग्राफ ओपन अप होगा, x की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास। अब देखो यहाँ से हमारे पास 3 चीज़ें निकल जाती हैं। आप देखो एक कोऑर्डिनेट बनेंगे प्लस का रूट 32,0, एक कोऑर्डिनेट बनेंगे माइनस का रूट 32,0, और एक बार कितना बनेगा जब x की वैल्यू 0 हुई है तो y की वैल्यू कितनी है -2।
मतलब जब x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू उस वक्त कितनी थी, -2, तो -2 थी उस वक्त y की वैल्यू, तो 0, -2 से पास हो रहा है ये ग्राफ। इससे ये पता लग गया कि जब x की वैल्यू 0 तब ग्राफ कहाँ से पास हो रहा है, -2 से पास हो रहा है, मतलब ये था। और x के ये देखो दो कोऑर्डिनेट, जब y की वैल्यू 0, ये देखो ये x एक्सिस है, x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होगी कि नहीं होगी। अब x एक्सिस पे अगर y की वैल्यू 0 हुई तो ये वाले कोऑर्डिनेट कितने कहलाएंगे, -√32, ये वाले कोऑर्डिनेट क्या कहलाएंगे, +√32, तो अब ये वाला ग्राफ ओपन अप होगा क्योंकि पॉजिटिव है वहाँ पे, तो ये देखो ओपन अप आ जाएगा। बन गया कि नहीं बन गया, तो ये ओपन अप भी हो गया और ये हमारे पास पैराबोलिक नेचर के ग्राफ भी कंप्लीट हो गए। तो भाई पैराबोलिक नेचर के ग्राफ बनाने हैं तो इस तरीके से आपके पास बनाए जा सकते हैं, इससे ज़्यादा पैराबोलिक नेचर के अंदर नहीं है। तो हमारे पास हमने सब तरीके कर लिया, रेक्टेंगुलर ग्राफ कर लिया, पैराबोलिक नेचर का ग्राफ कर लिया हमने, ठीक है ना, ये सारे के सारे कर लिए। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और नोट कर लीजिए, यहीं पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, मैं थोड़ा सा यहीं बता देता हूँ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर इस इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, मैं बोलूँ कि आपको एक इस तरीके से एक ट्रायंगल दिया गया, ये ट्रायंगल दिया गया, ठीक है, ट्रायंगल में ये एंगल θ1 है और ये एंगल θ2 है। अगर ये ट्रायंगल एक सेमी सर्किल से पास हो गया, ठीक है, इस तरीके से दिखाया, ये क्या है, एक सेमी सर्किल है, ठीक है, ये क्या हो गया, सेमी सर्किल के बनने वाले बीच में एंगल ट्रायंगल, तो यहाँ पे जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। अब आप भी जानते हैं कि ट्रायंगल का टोटल एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है, मतलब θ1 + θ2 इक्वल टू आपके पास फिर से 90 डिग्री आएगा, क्योंकि आप क्या लिखोगे, θ1 + θ2 + 90 इक्वल टू 180 अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल। तो आपके पास θ1 + θ2 कितना, 90 आएगा। तो एक ये भी आपके पास एक प्रॉपर्टी है कि अगर एक सेमी सर्किल ड्रॉ किया या एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, उसके ऊपर से एक सेमी सर्किल बना दिया, जस्ट उसके ऊपर वाले वर्टेक्स को टच करता हुआ, तो हमारे पास जो θ1 θ2 की मतलब एक्सट्रीम पॉइंट हो गई है, सेमी सर्किल के एक्सट्रीम पॉइंट हुए कि नहीं हुए भाई, इस सेमी सर्किल का एक्सट्रीम पॉइंट और इस वाले सेमी सर्किल का भी एक्सट्रीम पॉइंट, तो दोनों एक्सट्रीम पॉइंट के बीच में बनने वाले एंगल θ1 + θ2 मतलब एक्सट्रीम एंगल के सम की वैल्यू हमेशा π/2 के इक्वल होगी। ये भी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये सारी बातें नोट कर लीजिए और सारा का सारा हमारे पास काम कर लीजिए, ठीक है। अब अपन जो पढ़ना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी ओवर हो जाती है, अब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मस्त, इसके बाद तीसरा क्या आएगा, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ओके।